प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बैक्टीरिया के रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन बेसिकली जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने के नाते बैक्टीरिया के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का अभाव होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बजाय इसके कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री डीएनए न्यूक्लियोइड की फॉर्म में उपस्थित रहता है और साथ साथ में उसके सेल में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक और डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, एफ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल is called as plasmid. So in bacteria we have main chromosome in the form of circular DNA and then extra chromosomal DNA, that is plasmid. Now there are different type of methods for vegetative or asexual reproduction in bacteria. For example, budding, binary fission, endospore formation, and many. They are the vegetative and asexual reproduction method in the bacteria, but there is no sexual reproduction is found in bacteria. That is, bacteria is not forming any gametes and there is no fertilization take place in bacteria. But there is transfer of DNA from one bacterial cell to the another bacterial cell, and the part of DNA is transferred from one bacterial cell to the another bacterial cell, and therefore such a process in which a part of DNA is transferred from one bacterial cell to the another bacterial cell, it is called as recombination. It is transferring some of the characters from one bacterial cell to the another bacterial cell, and it is called as bacterial recombination. Genetic recombination refers to the exchange of genes between two DNA molecules to form new combinations of genes on a chromosome. एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डीएनए का ट्रांसफर या एक्सचेंज और नए कॉम्बिनेशन का निर्माण होना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है. लाइक म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूट्स टू ए पॉपुलेशंस जेनेटिक डाइवर्सिटी. म्यूटेशन की तरह ही आनुवंशिक पुनर्योजन जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को बताता है. इसी प्रकार से अगर हम हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म देखें जैसे कि माइक्रोब्स है, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन इज जस्ट लाइकली टू दी म्यूटेशन एंड इट इज जस्ट बेनिफिशियल फॉर द recombination of the characters in the bacteria. There are three methods of recombination is found in bacteria, that is transformation, conjugation and transduction. So in coming slides we will study all these three methods of bacterial recombination. First we will take transformation और रूपांतरण. रूपांतरण जैसा कि हम जानते हैं ये एक ऐसी विधि है जिसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले ग्रिफिथ ने ग्रिफिथ 1928 के अंदर उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ग्रिफिथ वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया कॉल्ड डिप्लोकोकस न्यूमोनाई और उसके अध्ययन के दौरान उसने पाया कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जिनमें दो प्रकार की स्ट्रेन पाई जाती है और वो स्ट्रेन जो है एक स्मूथ स्ट्रेन होती है जिसके ऊपर कैप्सूल पाई जाती है और रोगकारी होते हैं. ऐसी स्ट्रेन्स को उन्होंने एस सेकंड और एस थर्ड का नाम दिया. इसी प्रकार से उसने कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रेन ऐसी देखी जिसके अंदर कोई भी कैप्सूल का निर्माण नहीं होता है और वो रोगकारी भी नहीं होते हैं. ऐसी स्ट्रेन्स को उसने आर सेकंड और आर थर्ड का नाम दिया. ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि किस प्रकार से एक लाइसिस्ड बैक्टीरिया से डीएनए का भाग दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के साथ ही वो कोशिका रूपांतरित हो जाती है. वो कोशिका
एक कैप्सुलेटेड पैथोजेनिक बैक्टीरिया में बदल जाती है। और इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा गया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के अंदर आयोजित किया गया था और इसीलिए रूपांतरण का प्रयोग जो है वो एक आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में समझाया जाता है। द एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रिफिथ ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर उसने सबसे पहले बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन लिया जिसको उसने एनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन दैट इज S3, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि इसके अंदर 2 स्ट्रेन जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चयनित किए। पहला स्ट्रेन था S3 जो कि स्मूथ था, कैप्सुलेटेड था, रो करने वाला था, और दूसरा स्ट्रेन था R2 जो कि बीमारी नहीं करने वाला था, नॉन कैप्सुलेटेड था और उसको उसने रूपांतरण के लिए अपने प्रयोग में काम लिया। जब उसने S3 बैक्टीरिया को इंजेक्शन में भर के चूहे में इंजेक्ट किया तो उसने देखा कि जो है उसके चूहे के अंदर निमोनिया डेवलप हो गया और निमोनिया डेवलप होने के कारण चूहा मारा गया। और चूहे के अंदर जब एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया था वो स्मूथ बैक्टीरिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया लिया गया था वो लिविंग इनकैप्सुलेटेड था। जब सिरिंज में भर के चूहे को इंजेक्ट किया गया तो चूहा मारा गया और इस चूहे की मृत्यु का कारण जो है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे, S3 थे, जिनके कारण इसकी मृत्यु हुई। दूसरे केस में उन्होंने R2 बैक्टीरिया लिया जो कि नॉन कैप्सुलेटेड था और नॉन पैथोजेनिक था। उन्होंने उसको इंजेक्शन के अंदर भरा और इंजेक्शन में भरने के साथ इसको चूहे को इंजेक्ट किया। जब चूहे को इंजेक्ट किया तो देखा कि जो चूहा हेल्दी रहा और जब उसका एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर R2 बैक्टीरिया पाया गया और चूहे की मृत्यु नहीं हुई। इससे यह पता चला कि जो R2 बैक्टीरिया जो है वो रोग करने का काम नहीं करते हैं। तीसरे केस में उन्होंने S3 बैक्टीरिया को लिया और उसको हीट कील्ड किया। हीट कील्ड करने का मतलब है कि उसको जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैक्टीरिया को गर्म किया गया। जब गर्म किया गया तो उस बैक्टीरिया का लाइसिस हो गया और उसको जब इंजेक्शन में भर के चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो चूहा फिर भी हेल्दी रहा। एंड देयर वाज नो कल्चर फाउंड, देयर इज नो बैक्टीरिया फाउंड इन दिस कल्चर। नाउ इन लास्ट कंडीशन ही मिक्स्ड R2 विद S3 हीट किल्ड। तो लास्ट के दोनों बैक्टीरिया थे जो कि R2 रफ वाला बैक्टीरिया और दूसरा उसके अंदर जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था, उन दोनों को मिक्स करके उन्होंने चूहे में इंजेक्शन के माध्यम से जब इंजेक्ट किया तो पता लगा कि जो चूहा मारा गया।